अगर कोई हमसे ये पूछता है कि एक वेइंग मशीन क्या चीज़ मेजर करता है, तो हम बहुत जल्दी जवाब देते हैं कि वेइंग मशीन हमारा वेट मेजर करता है ना। यहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं। वेइंग मशीन जो है अगर हमारा वेट मेजर करता तो हमेशा जो है हमारे वेट के इक्वल ही रीडिंग आना चाहिए, चाहे हम वेइंग मशीन पर खड़े हों या वेइंग मशीन से कूद करके बाहर जा रहे हों। आप इमेजिन करें कि वेइंग मशीन पर आप खड़े हैं, तो जब आप स्टेशनरी हैं तो आपके जो वेट है उसके इक्वल रीडिंग बताएगा, लेकिन जैसे ही आप वेइंग मशीन से बाहर की तरफ जंप करेंगे तो क्या होगा कि रीडिंग अचानक बढ़ जाएगी, है ना, अचानक रीडिंग बढ़ जाएगी। तो अगर ध्यान दें कि जो वेट होता है वो एक्चुअली में वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट करता है ना। तो वो फोर्स तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जंप करने से जो वेइंग मशीन का रीडिंग है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वेइंग मशीन है वो हमारा वेट नहीं मेजर करता, बल्कि उस फोर्स को मेजर करता है जो हम उस वेइंग मशीन पर अप्लाई करते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे वेट के इक्वल ही उस पर फोर्स लग रहा होता है, इसलिए उस टाइम पर वो अपने हमारे वेट के इक्वल रीडिंग बताता है। लेकिन जब हम लोग जंप कर रहे होते हैं तो जंप करते टाइम हमें ज़्यादा फोर्स से प्रेस करना होता है वेइंग मशीन को, ताकि हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लग सके और हम लोग जंप कर जाएं। तो उस केस में क्या होता है, चूंकि हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो रीडिंग भी ज़्यादा बताता है। ठीक, तो अब हमने क्या सीखा कि जो वेइंग मशीन है वो हमेशा उस फोर्स को मेजर करता है जो हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो इसको लिखते हैं वेइंग मशीन measures the force applied on it तो अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि it measures the normal reaction applied on the weighing machine ठीक है। जैसे कि एक फिगर बनाया गया है, तो इस फिगर में देखें तो एक आदमी स्टेशनरी है। जब ये स्टेशनरी होगा तो उसका वेट होगा नीचे की तरफ और उस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, वेइंग मशीन लगा रहा होगा। और चूंकि आदमी पर वेइंग नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा तो आदमी वेइंग मशीन पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन एन लगाएगा। तो इस एन का वैल्यू निकालना है, तो वो जो है हम लोग आदमी के इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि व्हेन मैन इज स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन, जब खड़ा होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा और इसलिए इक्विलिब्रियम में ऊपर फोर्स एन और नीचे लगेगा mg। ठीक है, तो जो रीडिंग होगा वो हो जाएगा रीडिंग इज इक्वल टू n इज इक्वल टू mg, इतना न्यूटन कहा जा सकता है ना। ऐसे समझते हैं रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जो होता है वो क्या बताता है, नॉर्मल के इक्वल। तो जो नॉर्मल एन है इतना न्यूटन में बताता है। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन है अगर उसमें जी से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये किलोग्राम में भी बताता है, किलोग्राम में, जिसको कहेंगे कि मास है, मास बता रहा है इतना किलोग्राम में।
ठीक। तो यहाँ पर जब ये आदमी स्टेशनरी है तो जो रीडिंग है वो n न्यूटन कर सकते हैं या n/g यानी कि m इतना किलोग्राम बताएगा, यानी जो आदमी का एक्चुअल मास होगा वो बता रहा होगा। ठीक। लेकिन जब ऐसा हो, जब आदमी जंप कर रहा हो, when man is जंपिंग मतलब कि वेइंग मशीन पर वो खड़ा है आदमी और वेइंग मशीन से उसको बाहर की तरफ जंप करना है। ठीक है, ये है वेइंग मशीन और ये हो गया आदमी। ठीक है, तो ये आदमी हो गया और इस आदमी को जंप करना है। तो जंप करने का मतलब है ये तभी जा सकता है ऊपर किसी एक्सेलरेशन से जब ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो। जंप करने का मतलब उसको किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जंप करना है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है n, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, तो इतना नॉर्मल रिएक्शन हो गया और ये रीडिंग हो जाएगा। तो रीडिंग बताना हो, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, इतना न्यूटन कर सकते हैं या इसमें अगर g से डिवाइड कर देंगे तो इतना किलोग्राम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेइंग मशीन रीडिंग बताता है। अच्छा, अगर वेइंग मशीन किसी लिफ्ट के अंदर रखा हो तो किस तरह से रीडिंग बताता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। यह है मोशन इनसाइड लिफ्ट। तो लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखा है और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। ठीक, अब ये हो सकता है कि जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रहा हो या हो सकता है किसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा हो या ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। तो ये वेइंग मशीन है और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। तो पहला केस हम लोग देखते हैं, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से कुछ ऐसा दिखेगा कि इस आदमी पर एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, साथ में उस आदमी का वेट आएगा mg नीचे। अगर लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा हो तो ये आदमी भी a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे n माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये जो n है वो आ गया m इंटू जी प्लस ए, और ये जो n है यही रीडिंग होता है, या इस रीडिंग को हम लोग कहते हैं अपरेंट वेट। अपरेंट वेट जो होता है वो हो जाएगा n के इक्वल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू जी प्लस ए। ये देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग है वो आया है ग्रेटर देन mg, मतलब आदमी का जो एक्चुअल वेट होगा उससे ज़्यादा रीडिंग बताएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन से जा रहा हो। व्हेन लिफ्ट इज
अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन से जा रहा हो। तो दूसरा केस ये हो सकता है व्हेन लिफ्ट इज accelerated downwards। तो इस केस में हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा हो और इसके अंदर एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी खड़ा है ना। तो इस आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो आप देखेंगे कि नीचे आएगा mg, नीचे आएगा mg और ऊपर की तरफ आएगा एक नॉर्मल। ठीक, क्योंकि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये आदमी भी ए से नीचे जा रहा होगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है mg, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है n, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी n जो है ये हो गया m इंटू जी माइनस ए। ठीक, ये हो गया यहाँ पर अपरेंट वेट। इसको अपरेंट वेट कहा जाता है। तो जो अपरेंट वेट है यहाँ पर n, वो एक्चुअल वेट से कम आ गया, यानी लेस देन mg हो गया है। ठीक, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का है वो g के इक्वल हो जाए व्हेन a इज इक्वल टू g। यानी जो लिफ्ट है, लिफ्ट का ये जो रस्सी है इसको काट दिया जाए तो लिफ्ट का फ्री फॉल होने लगेगा, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाएगा तो इस केस में देखेंगे कि जो n है, जो अपरेंट वेट है, वो हो जाएगा 0। तो कह सकते हैं कि अपरेंट वेट बिकम्स 0 और इस सिचुएशन को कहा जाता है सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस का मतलब हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस आदमी का जो वेट है वो गायब हो गया है, बल्कि ये मतलब हुआ कि उसका अपरेंट वेट जो है वो गायब हो गया है, अपरेंट वेट 0 हो गया है। ठीक, अब इसमें यह भी हो सकता है कि जो A है वो G से भी बड़ा हो जाए, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी है when A is greater than G, then आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में A का वैल्यू G से बड़ा रखा जाए तो जो नॉर्मल है वो निगेटिव आ जाएगा, है ना। जबकि नॉर्मल निगेटिव नहीं हो सकता। नॉर्मल निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो धक्का लगाने वाला फोर्स है वो खींचने लगेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नॉर्मल जो है वो कभी खींच नहीं सकता, वो धक्का ही लगाएगा हमेशा। बस ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया G से तो क्या होगा, आदमी का कांटेक्ट छूट जाएगा लिफ्ट से, वेइंग मशीन से। तो वेइंग मशीन अगर G से जा रहा होगा, है ना, ये वेइंग मशीन जा रहा होगा A से और आदमी सिर्फ G से फ्री फॉल हो रहा होगा। चूंकि A बड़ा है G से तो क्या होगा कि इनके बीच में कांटेक्ट छूट जाएगा, आदमी जो है ऊपर जाकर के रूफ से टकराएगा। ठीक, उस केस में जब कांटेक्ट छूट जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा 0, यानी अपरेंट वेट तब भी 0 होगा, उसको निगेटिव में नहीं कहेंगे। अपरेंट वेट विल बी 0। ठीक है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, नॉर्मल कभी निगेटिव नहीं होता। अच्छा, इसके बाद तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो लिफ्ट है
वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस केस को भी समझने के लिए एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, है ना। मान लेते हैं कि ये अपना लिफ्ट हो गया और इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखा है और वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी जो है ये खड़ा है ना। एक आदमी खड़ा है इधर। तो ये जो लिफ्ट है, हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे जा रहा हो, ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो। जो भी होगा इसमें एक्सेलरेशन होगा 0। तो जब इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आएगा mg और ऊपर आएगा नॉर्मल और एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब है कि ये जो आदमी है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब डायनेमिक भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और अगर वेलोसिटी 0 है तो फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक, दोनों ही केस में ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कहा जा सकता है कि mg इज इक्वल टू n, यानी अपरेंट वेट जो होगा वो इक्वल टू एक्चुअल वेट होगा। इस कंडीशन में अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। तो ये तो हो गया वेइंग मशीन के बारे में। ऐसा ही एक और मशीन होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तो हम थोड़ा सा स्प्रिंग बैलेंस के बारे में समझते हैं। वो क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये सबने कहीं ना कहीं देखा होता है। आपने देखा होगा कि जो दुकान वाले सिलेंडर में गैस भर के बेचते हैं वो स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं उस सिलेंडर का वेट मेजर करने के लिए, है ना। तो ये ऐसा होता है कि इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। आप देखेंगे कि ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसके अंदर होता है स्प्रिंग, ठीक। और ऐसे हुक लटका सकते हैं इसको। यहाँ पर एक हुक होता है और इससे एक ब्लॉक को या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हैं। ये मास का ऑब्जेक्ट है, इसका वेट मेजर कर सकते हैं। तो जिस तरह से वेइंग मशीन जो है उस पर लगने वाले नॉर्मल फोर्स को मेजर करता था, स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है कि इस स्प्रिंग में टेंशन कितना है ना। स्प्रिंग बैलेंस measures the tension in spring। जैसे यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस ब्लॉक का वेट होगा mg और अभी स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो t के इक्वल होगा। तो अभी इक्विलिब्रियम में है तो t इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक। इस तरह से कहा जा सकता है कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल टू t, यानी टेंशन, यह आएगा न्यूटन में। और ऐसे भी कह सकते हैं t में g से भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं किलोग्राम में बताएगा, है ना। जो रीडिंग है वो t न्यूटन कहा जा सकता है या t/g किलोग्राम में कहा जा सकता है, ठीक। तो अगर ऐसा हो
कि इस स्प्रिंग बैलेंस को किसी लिफ्ट में रख दिया गया। स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड एक्सेलरेटेड लिफ्ट, है ना। अब जो लिफ्ट है ये हो सकता है ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड हो सकता है नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड हो। दोनों ही केस में ये जो है ये रीडिंग डिफरेंट बताएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। जैसे ये लिफ्ट है और एक दूसरा लिफ्ट है। ये एक लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है और दूसरा वाला नीचे की तरफ है, ठीक। अब इसमें हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है इसके रूप से। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस और इससे एक ब्लॉक लटकाया गया है, उसी तरह से ये जो लिफ्ट है इसमें भी एक स्प्रिंग बैलेंस लटकाया गया और स्प्रिंग बैलेंस से एक ब्लॉक लटकाया गया उतने ही मास का। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस पर नीचे की तरफ इसका खुद का वेट आएगा और ऊपर आएगा टेंशन T। चूँकि लिफ्ट एक्सेलरेटेड है तो ये ब्लॉक भी एक्सेलरेटेड होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे T माइनस mg इज इक्वल टू ma, यानी T इज इक्वल टू m इंटू g प्लस a। तो इस केस में इसको भी अपरेंट वेट कहा जाता है। यहाँ पर अपरेंट वेट जो है वो देखेंगे कि एक्चुअल वेट से ज़्यादा आया है। अच्छा, दूसरा केस है जहाँ पर अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आएगा वेट mg, ऊपर आएगा टेंशन T और ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें इक्वेशन लिखा आएगा एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है mg, अपोजिट डायरेक्शन में T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T का वैल्यू आएगा m इंटू जी माइनस a। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम हो गया। तो यहाँ पर अपरेंट वेट जो है वो आया है m इंटू जी माइनस a। बिल्कुल उसी जैसा है जैसा कि वेइंग मशीन में आ रहा था। जनरली जो क्वेश्चन में स्प्रिंग बैलेंस दिया रहता है उसका मास नेग्लेजिबल होता है ना। तो अगर ऐसे कहें, इन जनरल मास ऑफ स्प्रिंग बैलेंस is neglected, so to solve the problems replace spring balance by string and find tension in that string which will be equal to reading of स्प्रिंग बैलेंस, है ना। जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको एक छोटे से स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में अब देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में दो ब्लॉक हैं, एक 10 kg का, एक 2 kg का, और यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इंक्लाइन प्लेन का ये 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इस स्प्रिंग बैलेंस का
रीडिंग पता करना है। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि स्प्रिंग बैलेंस को एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नीचे एक फिगर बनाया है जहाँ पर स्प्रिंग को हटा करके एक स्ट्रिंग लगा दिया गया है, और अब इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे 10 kg का ब्लॉक है तो इस पर 10G एक फोर्स लगेगा वेट के इक्वल। यहाँ पर टेंशन आएगा T, यहाँ भी टेंशन आएगा T, और नीचे इस पर आएगा वेट 2G। इधर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N। ये इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस mg को रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्लॉक का 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। तो mg को हमें रिजोल्व करके लाना चाहिए इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर। अगर ये जो 10 kg का ब्लॉक है नीचे की तरफ आ रहा है तो 2 kg का ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से, ठीक। तो इस 10G का कंपोनेंट आएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री अगर हो, ये हो भी जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है वो इंक्लिनेशन 30 के इक्वल आना चाहिए। तो 10G का कंपोनेंट इधर लिखेंगे 10G cos 30, और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा 10G sin 30, है ना। अब इनका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो जो 10 kg का ब्लॉक है इसका इक्वेशन आएगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है 10G sin 30 माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और 2 kg वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है T, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है 2G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर इसको सोल्व करेंगे, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इनको। तो ऐड करने से क्या होगा कि जो टेंशन है ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 10G sin 30 माइनस 2G इज इक्वल टू 12A। तो ये हो जाएगा 3G इज इक्वल टू 12A। तो A का वैल्यू हो गया 30/12 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन आ गया तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देने से टेंशन भी आ जाएगा। तो ये हो गया T माइनस 2G इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 2.5 रखेंगे। तो T का वैल्यू हो गया 2G प्लस 5 यानी कि 25 न्यूटन। तो देखेंगे कि ये जो T आया है यही एक्चुअली में रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस का, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। जो रीडिंग जो है इस वेइंग मशीन का जो रीडिंग आएगा वो उतना ही आएगा जितना इसमें टेंशन होता है। तो हमने कहा था कि उसको एक स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा ये रीडिंग बताएगा। तो ये टेंशन आया 25 न्यूटन, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हुई 25 न्यूटन। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो रीडिंग है वो होता है T/G किलोग्राम, यानी 25/G यानी 2.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलोग्राम भी कह सकते हैं, 25 न्यूटन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। तो स्प्रिंग बैलेंस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक स्प्रिंग बैलेंस है जो कि एक वर्टिकल वॉल से अटैच्ड है और इधर एक फोर्स लगाया जा रहा है 1000 न्यूटन का। हमें बताना है कि इसकी रीडिंग कितनी होगी, ठीक। तो रीडिंग जैसा कि देखने में लग रहा है कि अगर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो टेंशन जो होगा वो भी 1000 न्यूटन का ही आएगा।
तो जो रीडिंग है वो हम लोग कह सकते हैं कि 1000 न्यूटन आएगा, या 1000 डिवाइडेड बाई जी यानी 100 किलोग्राम कह सकते हैं। ठीक, उसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके दोनों एंड पर फोर्स लगाया जा रहा है 1000 न्यूटन का, इधर भी 1000 न्यूटन का और इधर भी 1000 न्यूटन का। अब इस केस में अगर रीडिंग पता करना हो तो कितनी आएगी आप सोच कर देखें। इसमें 99% स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं। कोई बताता है कि इसमें जो टेंशन है वो आएगा 0, रीडिंग जो आएगा वो 0 आएगा क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है वो कैंसिल हो गया। कोई बताता है कि 2000 न्यूटन आएगा क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग है वो एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना कि इस एग्जाम्पल में आया है। इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं है ना। इसमें भी रीडिंग आएगा 1000 न्यूटन या 1000 बाई जी इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। अब डिफरेंस दोनों एग्जाम्पल्स में क्यों नहीं है, आप सोचे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो वाल है, वाल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। नहीं लगाता तो ये स्प्रिंग बैलेंस में कोई टेंशन ही नहीं आता, है ना। इस स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन तभी आएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में भी इतना ही फोर्स लग रहा हो। तो अब देखेंगे इस केस में फर्क नहीं है। इसमें भी दोनों तरफ 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें भी दोनों तरफ 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, तो एक्चुअली में स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमेशा ही देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग में अब देखेंगे कि जितना फोर्स इधर लगता है, अगर टेंशन T इधर है तो इधर भी टेंशन T है, हर पार्ट पर वो कैंसिल होकर के 0 हो जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि इसमें टेंशन कितना है, T है ना। टेंशन इन स्ट्रिंग इज T, क्योंकि जब तक दोनों तरफ से खींचेंगे नहीं तब तक तो उसमें टेंशन आएगा ही नहीं, भले स्ट्रिंग चले या नहीं चले। चलने के लिए उस पर जो है अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। ठीक, तो टेंशन से जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट चलेगा या स्ट्रिंग चलेगा। तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन जितना इधर उतना इधर, नेट कैंसिल हो जाएगा, फिर भी कहेंगे कि इसमें टेंशन जो है वो T है। उसी तरह से इसमें 1000 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, इसीलिए टेंशन 1000 न्यूटन है। तो रीडिंग 1000 न्यूटन है या 100 किलोग्राम है। ठीक।